गुड मॉर्निंग बच्चों। आज और इस बैच में जो भी खास करके इनरोल्ड किए हैं उन सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखो, ये कुछ क्लास जो है हमारा होगा वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, ठीक है। मैंने हालांकि पिछले एक बार मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारा प्लान एग्जीक्यूट होगा और 5 से 6 महीने में ही हम लोग टोटल अरिथमेटिक एडवांस डीआई सबको कवर कर पाएंगे। मैं आपको 1 मिनट में सिर्फ इसको बता देता हूँ, आप इसको समझना। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट होगा आपका अरिथमेटिक, ठीक है। अरिथमेटिक कंप्लीट होने के बाद डीआई और डीएस होगा, लेकिन इसको समझना, इसके जस्ट बाद ये कंप्लीट होने के बाद एडवांस नहीं होगा। एडवांस मैथ जो है वो भी आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। अरिथमेटिक डीआई डीएस ये देखो, एक शेड्यूल में ये चलता रहेगा और दूसरे शेड्यूल में ये चलता रहेगा एडवांस मैथ। तो 1 घंटा आपका अरिथमेटिक चलेगा और दूसरा घंटा आपका एडवांस मैथ चलेगा। एडवांस मैथ में हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो अलजेब्रा से, ठीक है। अलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर ट्रिगो पढ़ेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो 1 घंटा ये चलेगा और 1 घंटा ये चलेगा, इस तरह से ये आपका चलेगा। फिलहाल 15 से 20 दिनों तक सिर्फ आपका अरिथमेटिक का एक टॉपिक चलेगा या दूसरा टॉपिक, जो भी 15 से 20 दिनों में जितना भी कंप्लीट हमारा हो जाए, तो फिर हम लोग इसको भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आ जाते हैं। ये सारा चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में जिक्र किया था। अभी देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक, ठीक है। नंबर सिस्टम वगैरह सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, लेकिन अरिथमेटिक पहले हम लोग कंप्लीट कर लें, फिर नंबर सिस्टम भी कवर करेंगे, ठीक है। चलो, अभी देख लो यहाँ पर अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, देखो अपेक्षाकृत थोड़ा सा ये आसान टॉपिक है, आसान ईजी टॉपिक है। जितना भी चैप्टर है उसके अपेक्षा मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आसान समझता हूँ। तो इसी टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक। देखो, टेंशन आपको एकदम नहीं लेना है। इतना प्रैक्टिस तो हम खुद करवा देंगे क्लास में, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके अलावा आपको बुक खरीदने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी अभी तक इनरोल्ड लिए हुए हैं इस बैच में, उन सबों को मैंने कल ही टाइम एंड वर्क सेंड कर दिया था, उसका PDF, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का PDF आपके सामने भी रखा हुआ है और यहाँ भी कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी PDF के अलावा भी हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले टाइम एंड वर्क को समझने का कोशिश करते हैं कि टाइम एंड वर्क आखिर है क्या। टाइम एंड वर्क, देखो एवरेज जब पढ़ोगे, एवरेज जब पढ़ोगे, देखो एक मेरा जो है थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझने का कोशिश करना। मैं जो आपको पढ़ाता हूँ उसका एक थोड़ा सा अलग आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। आपको लगेगा कि यार ये सब में एक दूसरे से कैसे मिला देते हैं सर। तो यहाँ पर समझने का कोशिश करो। एवरेज क्या होता है? एवरेज मैथमेटिक्स में जितना भी टॉपिक है, जितना भी टर्म आप पढ़ते हैं जहाँ पर पर लगा हुआ है, ईच लगा हुआ है, प्रति लगा हुआ है, प्रत्येक लगा हुआ है, यानी यूनिट में आपको कहा जा रहा है, वो सभी एवरेज कहलाएगा। जैसे परसेंट, पर केजी, ठीक है, पर डे, पर लीटर, पर आवर, इस तरह का जितना भी चीज़ है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। और एवरेज बराबर होता क्या है? सभी को पता होना चाहिए, टोटल बटे नंबर ऑफ टर्म होता है। बोलो, होता है क्या? या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक को भी समझाऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे 4,000 5,000 रुपया फालतू का ठग रहा हूँ और आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करवा करके 50-100 क्वेश्चन करवा करके फिर हमारा ड्यूटी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको कंप्लीट इसमें पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा भी जो एक दूसरे से रिलेटेड होगा उन सबों के बारे में मैं यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ। तो टोटल बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। एवरेज हम लोग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन चूंकि टाइम एंड वर्क रिलेटेड एवरेज से ही है तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग एवरेज के बारे में समझते हैं। तो टोटल बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। अभी कुछ चीज़ को समझ लो, उसके बाद हम लोग एवरेज से रिलेट करेंगे सारी चीज़ों को। जैसे अगर आप जाओगे कुछ खरीदने के लिए, जैसे आप अगर जाओगे कुछ खरीदने के लिए, चीनी खरीदने के लिए मान के चलो चलते हैं,
तो 20 रुपया प्रति केजी के दर से अगर चीनी मिल रहा है और आपने कितना लिया 10 केजी, कितना केजी लिया 10 केजी, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा 200 रुपया। ठीक है, अब थोड़ा सा यूनिट पे गौर करना, यूनिट पे गौर करना। रुपया ऊपर है और केजी नीचे है, ध्यान से देखो, रुपया ऊपर है और केजी नीचे है। केजी के आगे में कुछ नहीं है तो आपको समझ के क्या चलना है, ये 1 केजी के बारे में बात कर रहा है। पर केजी 20 रुपया, पर केजी 20 रुपया, तो कितना केजी आप ले रहे हैं 10 केजी। आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, जो नीचे वाला यूनिट है उसी को काउंट करके मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये ऊपर वाला यूनिट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, नीचे वाला केजी है और नंबर ऑफ केजी, ये नंबर ऑफ टर्म है, इसको हमने क्या कहा नंबर ऑफ केजी। तो नंबर ऑफ केजी से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल हमेशा क्या आएगा, ये जो ऊपर वाला यूनिट है रुपया वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्या निकल के सामने आ रहा है, अगर आप बोल सकते हो इस चीज़ को कि टोटल कॉस्ट बराबर क्या हो जाता है हमारा रेट इनटू वेट। आप बोल सकते हो क्या, टोटल कॉस्ट बराबर हमारा क्या हो जाएगा रेट इनटू वेट। बोलो होगा क्या। अब यहाँ पर आप खुद सोचो कि एवरेज को रेट रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि रुपया पर केजी के रूप में है, तो रेट रुपया पर केजी बोल रहा है तो ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नंबर ऑफ टर्म को वेट रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो कर रहा है क्या, नंबर ऑफ टर्म को वेट रिप्रेजेंट कर रहा है और एवरेज को रेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और टोटल को टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा भी रुक जाओ। अब देखो, जैसे 200 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और हम जाते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, 20 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं, और 10 घंटे अगर हम चलते हैं तो 10 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से जाया जाएगा, तो टोटल 200 किलोमीटर जाया जाएगा। बोलो जाया जाएगा क्या। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, फिर से उसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। तो नीचे में क्या है देख लो, ये जो लाइन खिंचा हुआ उसके नीचे में क्या है आवर, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो जो नीचे वाला यूनिट है उसी के काउंटिंग से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई हो रहा। बोलो हो रहा क्या। और इस तरफ क्या आ रहा है, सबसे बाएं तरफ क्या आ रहा है 20 किलोमीटर। किलोमीटर देखो यहाँ पर किलोमीटर है ऊपर वाला यूनिट, तो इधर भी ऊपर वाला ही यूनिट आ गया। तो क्या हम इस चीज़ को ऐसा बोल सकते हैं क्या, टोटल डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बोल सकते हैं क्या। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जो एवरेज है जहाँ पर लगा हुआ है, तो अभी एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है या स्पीड एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रहा समझ में। रुक जाओ, अभी नहीं आया होगा समझ में, थोड़ा सा और चलते हैं लोग आगे, ध्यान से समझना। जैसे हम लोग देखते हैं टोटल सिंपल इंटरेस्ट, टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। अब ये रेट इनटू टाइम आखिर आया कहाँ से, इसको समझने का फिर से कोशिश करो। पहले मैं इसको मिटा ही देता हूँ, ध्यान से देखो। अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो 10% पर एनम होता है। पर एनम का मतलब पर ईयर, 10% पर ईयर, और 5 वर्ष के लिए, या हम लोग 20% को ही लेकर के अभी चल रहे हैं, तो 20% पर ईयर, और ऐसा अगर 10 वर्ष तक लिया जाएगा रेट, तो 10 वर्ष से 20% को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा 200% आ जाएगा। बोलो आएगा क्या। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पाएंगे कि टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाता है रेट क्या हो जाएगा यहाँ पर दर, रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा दर। जब आप इंटरेस्ट पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, ठीक है, दर, ब्याज की दर। और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, बोलो टाइम आ रहा है। अब आप यहाँ पर एक बार फिर से देखो, अपने से ही गौर करो कि पर के नीचे में क्या है ईयर, तो पर के नीचे में ईयर है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो जो नीचे में है उसी को काउंट करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर में क्या है परसेंटेज, तो इस तरफ भी क्या है, बाएं तरफ भी क्या आ रहा है परसेंटेज आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर रेट इनटू टाइम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट यानी ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टाइम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो कर रहा है क्या। इसी तरह से अगर कोई बोलेगा क्या, ठीक है आप ऐसा करें, 20 ईंटा प्रतिदिन फेंकना शुरू करें, 20 ईंटा प्रति आवर आप लिख लो या प्रतिदिन लिख लो, ठीक है, पर डे, और 10 दिन तक अगर 20 ईंटा फेंकोगे तो कितना ईंटा फेंका चला जाएगा, बोलो, तो बोलोगे 200 ईंटा फेंका चला जाएगा।
फेंका चला जाएगा क्या? तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे 20 ईंटा प्रतिदिन, तो प्रति के नीचे में क्या है दिन, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसमें मल्टीप्लाई होता है तो इस तरफ क्या आ जाता है, ये जो ऊपर वाला यूनिट ईंटा है वो इस तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि काम कितना हो रहा है, तो बोलोगे 200 ईंटा फेंकने का काम हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। बोल सकते हैं क्या? ये जो 20 ईंटा प्रतिदिन है वो उसका एफिशिएंसी है कि हम एक दिन में, उसका क्षमता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य करने की क्षमता। तो एक दिन में वो कितना ईंटा फेंक सकता है उसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं, और ये जो 10 दिन है वो टाइम है। तो एफिशिएंसी किसको रिप्रेजेंट करता है, बोलो एवरेज को, और टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है। बोलो करता है क्या? ठीक है। तो टोटल वर्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, टोटल को। तो अब आप ये खुद सोचो यहाँ पर कि जितना भी हमने टॉपिक का यहाँ पर यूज़ किया है वो सब किससे रिलेटेड हो सकता है, एवरेज से। यानी हम लोग बोल सकते हैं हर एक वह टर्म जिसमें पर लग जा रहा है वो एवरेज को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो रेट में भी पर लग जा रहा है, देख लो पर केजी है। स्पीड में भी पर आवर है, वो भी एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ब्याज की दर भी पर लग जा रहा है तो ये भी एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा। और इफिशियंसी भी एवरेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी क्या है, पर यूनिट वर्क है, यूनिट पर डे। बात को समझना। अब आप यहाँ पर देखो कि हमें पढ़ना क्या है, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, एवरेज के बारे में पढ़ना है, यानी इफिशियंसी के बारे में पढ़ना है। हमें नंबर ऑफ टर्म के बारे में पढ़ना है, यानी टाइम के बारे में पढ़ना है। हमें टोटल के बारे में पढ़ना है, यानी हमें टोटल वर्क के बारे में पढ़ना है। तो जब भी हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो बस इसी तीनों टर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि एवरेज इन सब का जननी है, एवरेज से ही इन सबों का जन्म हुआ है, ठीक है। तो जब एवरेज से ही जन्म हुआ है तो अगर हम एवरेज को बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं तो सीधा सा बात है, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इफिशियंसी को भी हमें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। बोलो आएगा क्या? ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, मुद्दा पे आ जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, तो इसमें पढ़ना क्या है, हमें असल में एवरेज के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। और एवरेज का ही एक शाखा क्या है, एवरेज को ही इफिशियंसी यहाँ पर फिलहाल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमने अभी क्या बताया था कि टोटल वर्क या टोटल यूनिट वर्क आप लिख लो, क्योंकि वर्क के बारे में अभी हमें पता नहीं है कि वर्क कुछ भी हो सकता है। वर्क ईंटा चलाने का भी हो सकता है, वर्क बाण मारने का भी हो सकता है, वर्क रसगुल्ला खाने का भी हो सकता है, वर्क दौड़ने का भी हो सकता है, कोई भी वर्क हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वर्क हमें मालूम नहीं है, और वर्क का क्या यूनिट है वो भी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत सारा यूनिट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं टोटल यूनिट वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी इंटू टाइम, जो भी आप हिंदी में लिखना चाहते हैं वो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, और टाइम का मतलब क्या होता है, समय, ठीक। अब आप एक बात यहाँ पर फिर से देखो ध्यान से, फिर थोड़ा सा हम लोग फिर पीछे आएंगे, क्योंकि हमने एवरेज से ही इसके बारे में बात किया था। तो अभी हमने देखा था क्या कि अगर कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाए और 10 घंटे तक जाए तो ये कितना किलोमीटर जाएगा, बोलो। तो बोलोगे 200 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा था कि 200 रुपया का सामान अगर हम लोग खरीदते हैं और 20 रुपया पर केजी के दर से वो दे रहा है, तो टोटल हमें कितना केजी खरीदना पड़ेगा, तो बोलोगे 10 केजी खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि अगर हम लोग इसको ऐसे बोले A बराबर B इंटू सी, A बराबर B इंटू सी, तो A, B और C के बीच आखिर रिलेशन क्या है इसको समझना है। A क्या है, टोटल। ए क्या होगा, हमेशा टोटल, अकेला हमेशा क्या होगा, टोटल एक तरफ, और दूसरे तरफ बी और सी जो होगा, तो इसमें से कोई एक एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको समझने का फिर से कोशिश करो, रुको। अभी देखो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से अगर 10 किलोमीटर जाएगा तो 200 किलोमीटर है। अगर यही 200 किलोमीटर जा रहा है और हो सकता है कि अपना स्पीड इसने आधा कर लिया, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया, ठीक है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कर लेगा और 200 किलोमीटर यानी जाना ही है, तो टोटल इसको टाइम इस बार कितना लगेगा, तो देखोगे तो बोलोगे कि सर 20 घंटा लगेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये जो 20 किलोमीटर स्पीड है, यानी जो एवरेज है, वो अगर आधा हो रहा है,
वो अगर आधा हो रहा है तो इस कंडीशन में टाइम आपका क्या हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। ये कब हो रहा है, जब आपका टोटल हमेशा कांस्टेंट हो। टोटल जब भी कांस्टेंट होगा तो आप क्या देख पाएंगे कि एवरेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल n हो जाएगा और n का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एवरेज हो जाएगा। टोटल अगर कांस्टेंट होगा, टोटल अगर कांस्टेंट होगा तो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होगा और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होगा। यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि टोटल डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो गया, हालांकि हम लोग किसको पढ़ रहे हैं बोलिए, तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं फिलहाल टाइम एंड वर्क को, लेकिन ये सब क्या है, एक दूसरे से उलझा हुआ, सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो टोटल डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाए तो इस कंडीशन में आप क्या देख पाएंगे कि स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम हो जाएगा, जबकि टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट बराबर क्या हो जा रहा है हमारा, रेट इनटू टाइम हो जा रहा है, सॉरी रेट इनटू वेट हो जा रहा है। बोलो हो जा रहा है क्या? अगर टोटल कॉस्ट हमारा कांस्टेंट हो जाता है तो टोटल कॉस्ट कांस्टेंट होने पर रेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेट हो जाएगा और वेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेट हो जाएगा। बोलो होगा क्या? अरे क्लियर हो पा रहा है? ठीक, तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, कभी भी इस तरह का कंडीशन आ जाए A बराबर B इंटू सी, तो A अगर कांस्टेंट होगा तो इस कंडीशन में B का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल C होगा और C का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा बोलो, तो बोलोगे B होगा। टोटल यूनिट वर्क अगर कांस्टेंट होगा, टोटल यूनिट वर्क अगर कांस्टेंट होगा, यहीं से निकल करके ये भी आया, टोटल यूनिट वर्क अगर कांस्टेंट होगा तो इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होगा और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो बोलोगे सर की इफिशियंसी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि B और C में से ही कोई एक कांस्टेंट हो जाए। तो B और C में से अगर कोई एक कांस्टेंट होगा, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, आप इसको जल्दी से उतार लो, जिसको भी उतारना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं B और C में से अगर B और C में से कोई एक कांस्टेंट हो जाए, अगर B कांस्टेंट हो गया, अगर B कांस्टेंट हो गया, ध्यान से समझना, ठीक है, तो C का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A हो जाएगा और A का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए, ठीक है, और टाइम जो है उसको कांस्टेंट कर दो, इस दोनों में से किसी एक को भी कांस्टेंट करने पर, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए और टाइम को अगर हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, टाइम को कांस्टेंट, तो आप क्या देख पाएंगे कि 400 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस इसके द्वारा तय किया गया। तो टाइम कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, B को डबल किया गया, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस भी डबल हो गया, यानी A भी डबल हो गया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज और N में से, इफिशियंसी या टाइम में से, रेट या वेट में से, या स्पीड एंड टाइम में से, इस दोनों में से जो भी कोई एक कांस्टेंट होगा तो दूसरा का टोटल हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर B कांस्टेंट हुआ तो C का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A होगा और C कांस्टेंट हुआ तो B का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A होगा। बात आया समझ में? सिर्फ अकेला जब A कांस्टेंट होगा तो B का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल C होगा और C का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, B होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने टाइम एंड वर्क पे। इतना आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आप खुद सोचो, मैं आपको एक बार सोचने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, अगर किसी का कार्य क्षमता कम है, किसी का एफिशिएंसी कम है, तो वर्क करने में उसको ज़्यादा समय लगेगा। बोलो लगेगा क्या? ठीक है, अभी मान के चलो कि दो क्रिकेटर है, एक है वीरेंद्र सहवाग, हट्टा कट्टा खतरनाक, महेंद्र सिंह धोनी 4 लीटर दूध पीने वाला, रोहित शर्मा पगला टाइप का खिलाड़ी है ना, विराट कोहली फिटनेस के प्रति बहुत ध्यान देने वाला। ठीक है, और इसी तरह से अभी एक दुबला पतला आदमी को ले लो, टेस्ट खेलने वाला चेतेश्वर पुजारा बेचारा, है ना, वो बेचारा छक्का मारेगा नहीं। अच्छा खिलाड़ी, मेरा कहने का ये नहीं है कि बहुत बेकार खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उसका छक्का मारने का मतलब ताकत ही उसको नहीं लग रहा है, उसको ऐसे ऐसे टोन टोन करके खेलने का आदत है। तो जो धीरे धीरे खेलेगा तो उसको टाइम लगेगा ना शतक बनाने में, बताओ। और जिसका पावर बहुत है, महेंद्र सिंह धोनी को बोल दोगे, विराट कोहली को बोल दोगे, रोहित शर्मा को बोल दोगे, ढाई दम मारता चला जाएगा, शतक जल्दी से मार देगा।
समझ रहे हो? अरे जिसका जो बहुत खाता है, बहुत खाने वाला क्षमता है, तो 10-10 रसगुल्ला खाएगा और 100 रसगुल्ला खाना है और 1 सेकेंड में 10 रसगुल्ला खा जाता है, तो 10 सेकेंड लगेगा 100 रसगुल्ला खाने के लिए। बोलो लगेगा क्या? वहीं पे कोई आदमी 1 रसगुल्ला खा रहा है, 1 सेकेंड में 1 रसगुल्ला खा रहा है, तो 100 रसगुल्ला खाने के लिए उसको 100 सेकेंड लग जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, इस चीज़ को ऐसा बोल सकते हैं कि हमेशा क्या होगा कि टोटल यूनिट वर्क अगर कांस्टेंट होता है तो इफ़िशियंसी अगर बढ़ेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में घटेगा, और टाइम अगर बढ़ेगा तो इफ़िशियंसी उसी प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कि आखिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कैसे, बस इसी तीनों पे सारा का सारा टाइम एंड वर्क रखा हुआ। ठीक है, इस तीनों के अलावा और एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं होता है। बस आप इतना समझ गए कि इफिशियंसी का उल्टा टाइम है, टाइम का उल्टा इफिशियंसी है, कहानी आपका ख़त्म है। टोटल यूनिट वर्क क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कभी कभी आपको डिफर भी करेगा। अब यहाँ पर समझने का कोशिश करो कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना, सारे तरीके आपको आने चाहिए। आप ऐसा कभी नहीं सोच के चले कि बस हम एक एलसीएम मेथड स्टार्ट करें और उस चीज़ को पूरा कंप्लीट कर दें और हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया। नहीं, आपके पास आपके जितने भी तर्कस हैं, उस तर्कस में जितने भी प्रकार के तीर हो सकते हैं, उन सभी तीरों का आप इस्तेमाल करो। कोई भी स्टूडेंट जो पास करता है, उनसे आप जब पता लगाओगे तो आप देखोगे कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा बिल्ड हो चुका है, और जब उसका कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड हो चुका है तो कोई भी क्वेश्चन वो अपने आइडिया से करता है। ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन पढ़ के जाता है और सेम क्वेश्चन उसको एग्जाम में आ जाता है तो फिर वो पास हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आइडिया को समझने का कोशिश करो, तरह तरह के आइडिया को समझने का कोशिश करो। आपको जब जो आसान बुझाएगा उसका यूज़ करना हमेशा। अभी बताओ कि पाकिस्तान से युद्ध करना है तो पाकिस्तान से तो हम सिंपल भी युद्ध कर सकते, बोलो परमाणु बम निकालने का कोई ज़रूरत है क्या? नहीं। पाकिस्तान से हम सिंपल भी 10-20 सैनिक को भेज देंगे, पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। बिहार यूपी से जितना है बेरोजगार सबको अभी भेज दोगे, सब जो है सो गुस्साए हुआ पूरा पगला की तरह, लॉकडाउन चला एकदम पगलाया हुआ है ना, सबको भेज दोगे, पूरा पाकिस्तान को निपटा देगा। नेपाल पीछे में बहुत ब्या कर रहा है, इसको बिहार का जो है सो उत्तरी बिहार का लोग देख सकता है अकेला, समझ रहे हो ना। अभी वही लड़ाई हो जाएगा अमेरिका से, तो हमारे पास जो परमाणु बम है उसका भी कोई यूज़ नहीं होगा। बोलो होगा क्या? ठीक है, तो सभी चीज़ों को समझना है, मतलब हमारे पास तरह तरह के आइडियाज़ होने ही चाहिए। ठीक है, एक दो सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पहले क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन भी मैं साथ में ही आपको दिखा रहा हूँ कि ए, बी व सी एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस पूरे काम को कितने समय में कर सकते हैं। तो समझने का सिर्फ कोशिश करो। अभी एक तरीका से हम लोग नहीं देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी जो कभी भी नहीं पढ़ा है वो भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता, मुझे पता है, बट मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ और किस चीज़ का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से समझना, बचपन से आप सबसे पहले पढ़े थे फ्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड? फ्रैक्शन। तो जो आप बचपन से पढ़ते हुए हैं उसको तो पकड़ना ही है, उसको तो देखना ही है, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि जो बचपन से पढ़ते हुए वो व्यर्थ हो गया आपके लिए, ऐसा नहीं है ना। दूसरा देखो, दूसरा अगर थोड़ा सा बहुत बढ़िया में जाओगे तो परसेंटेज मेथड, दूसरा है परसेंटेज मेथड। ठीक है, और तीसरा में जाओगे तो वो है रेशियो मेथड। ठीक है, चौथा में जाओगे तो एलसीएम मेथड। एलसीएम और रेशियो मेथड दोनों को हम लोग एक साथ ही समझने का कोशिश करेंगे। तो ये देखो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन आपको एक बार दिख गया था, अब यहाँ पर इसको समझने का कोशिश करो। फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो और एलसीएम, इस चारों मेथड को समझते हैं। और भी कुछ होगा तो और भी हम लोग समझाएंगे। अभी आप बताओ, आपको कभी ना कभी अगर आपने मेरा शुरू वाला वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, तो कभी ना कभी हमने आपको बताया है कि फ्रैक्शन में हमेशा जो टोटल होता है वो 1 रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज में टोटल हमेशा 100% रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रेशियो में हमेशा डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है, डिनोमिनेटर, या हम लोग इसको सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एलसीएम में हमेशा क्या होता है? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
ठीक है। एलसीएम हम लोग देखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो भी देखते हैं। समझने का कोशिश करो, फ्रैक्शन को समझो, परसेंटेज को समझो, रेशियो को समझो और एलसीएम मेथड को भी समझने का कोशिश करो। तो जब आप बचपन में देखते हैं एक, बचपन में एक देखा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए तथा बी किसी काम को, ए किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, ठीक है, और बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। तो बचपन में कैसे पढ़ा आपने और अभी इसी चीज़ को हम लोग कैसे समझ सकते हैं उसको समझना है, ठीक है। तो 30 दिनों में एक काम करता है, फ्रैक्शन में क्या है, हमने टोटल कितना काम लिया बताओ, एक काम। तो हम लोग बोलते हैं 30 दिनों में एक काम करता है, तो 1/30 काम कर देगा एक दिन में, 1/30 वर्क कर देगा एक दिन में। बोलो करेगा क्या? अरे 30 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम, 1/30, ठीक है। इसी तरह से कोई आदमी बी है जो 20 दिनों में एक काम कर सकता है, उसी काम को कर सकता है, तो एक दिन में अगर इसका वर्क देखोगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/20 वर्क पर डे आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? अरे जितना भी काम है उसको 20 भागों में बांट दोगे पर डे। अब ध्यान से समझो, ये तो आपको समझ में आ गया था। तो ये था इसका एफिशिएंसी, ये था इसका एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी 1/30 था एक दिन में और बी का एफिशिएंसी 1/20 था एक दिन में, ठीक है। अब दोनों मिल करके, तो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी अगर देखोगे तो दोनों मिल करके जो एफिशिएंसी था वो था 1/20 प्लस 1/30। अगर इस दोनों को ही हम लोग ऐड कर देंगे तो देखो 30-20 का एलसीएम लोगे 60, 20-30 60, 3 आएगा ऊपर, 30 दूनी 60, 2 आएगा ऊपर। तो आप क्या देख पा रहे हो, 5/60 हो गया। 5/60 को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/12। अब यहाँ से क्या आ गया कि एक दिन में हम लोग बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी 1/12 काम एक दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? एक दिन में कर सकता है। तो बताओ, एक ही काम करना है, फ्रैक्शन में एक ही काम है, उसी काम के बारे में बात कर रहा है। तो 1/12 काम एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में कर देगा बोलो, तो बोलोगे 12 दिन में। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया A + B का। आज के डेट में अगर इसी क्वेश्चन को बनाना है, ये तो आप बचपन में समझते हुए आए, अगर इसी क्वेश्चन को इसी मेथड से बनाना है तो आज के डेट में हम लोग इस चीज़ को कैसे समझते हैं वो भी अब आप फिर से एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि टोटल यूनिट वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, और जब टोटल यूनिट वर्क कांस्टेंट होगा तो इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होगा, और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा बोलो, तो बोलोगे इफिशियंसी होगा। तो ए 30 दिनों में कर रहा है किसी काम को, तो ये तो टाइम दिया हुआ, बताओ तो आप क्या बोलोगे, इसका इफिशियंसी क्या होगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो 30 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप क्या लिखोगे, 1/30। बोलो लिखोगे क्या? अब हम लोग यहाँ पर यूनिटरी मेथड तो नहीं लगा रहे हैं कि 30 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में 1/30 काम करेगा। ये हमने क्या किया, उस चीज़ से कि इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफिशियंसी होता है। तो ए का 30 दिन में अगर काम कर रहा है तो ये टाइम दिया हुआ है, अगर इफिशियंसी निकालेंगे तो टाइम का उल्टा हो जाएगा, यानी 1/30 हो जाएगा। इसी तरह से बी 20 दिनों में कर रहा है तो बी का अगर इफिशियंसी आप निकालोगे तो ये क्या कहलाएगा, 1/20 कहलाएगा। अब ए और बी दोनों का मिल करके इफिशियंसी क्या होगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का एक एक दिन का काम ऐड कर देंगे। तो ए भी उसी दिन में कर रहा है, बी भी अगर उसी दिन में करे तो दोनों मिल के कितना काम करेगा, तो 1/30 प्लस 1/20 करते हैं, तो 1/30 प्लस 1/20 मिल करके हमारा अभी आया था क्या, 1/12 आया था। बोला आया था क्या? तो अब ए और बी का इफिशियंसी 1/12 आया है, और ए और बी का अभी हमको टाइम निकालना है, तो इफिशियंसी का उल्टा टाइम हो जाता है। तो 1/12 का उल्टा कर दोगे तो 12 हो जाएगा, आंसर हो गया 12 दिन। बोलो, तो अब जो हम लोग सोचेंगे, अगर फ्रैक्शन में भी सोचेंगे तो ऐसा ही सोच सकते हैं। बोलो समझ में आया क्या? चलो परसेंटेज का हम लोग बात करते हैं। परसेंटेज असल में बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन चूंकि परसेंटेज का वैल्यू बहुत लोगों को याद नहीं हो पाता है, इस वजह से थोड़ा सा टफ लगता है। बट जो भी कैट का प्रिपरेशन करते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज से ही बनाते हैं, इसको समझने का कोशिश करो। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि ए 30 दिन में कर सकता है किसी काम को, परसेंटेज में टोटल वर्क कितना मानेंगे हम लोग, 100%। तो ए अगर 30 दिन में कर सकता है किसी काम को तो 100% बटे अगर 30 करेंगे तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3.1/3%। परसेंटेज में 100% टोटल के यूनिट वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ए 30 दिन में किसी काम का 100% कर देता है, तो
100% 30 दिन में करता है तो एक दिन में 30 से डिवाइड करेंगे 100% में, तो 30 तिया 90, 10/30 आएगा, यानी 3.1/3% आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? तो ए का एफिशिएंसी 3.1/3%। बी का एफिशिएंसी अगर देखोगे तो 20 दिन में ये 100% करेगा काम, 20 दिन में ये 100% काम करेगा, तो एक दिन में 5% काम करेगा। बोलो करेगा क्या? तो अभी ए का एफिशिएंसी 3.1/3, बी का एफिशिएंसी 5%, और दोनों मिल करके जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 8.1/3%। अभी इसमें टाइम निकालना है, तो दोनों का मिल करके एफिशिएंसी 8.1/3%, 8.1/3% का 12 गुना होता है 100%। ठीक है, 8.1/3% का 12 गुना होता है, तो 8.1/3% से 100% को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 12 दिन, खत्म हो गया। देख लो, तो इस तरह से भी बन सकता है। अब आते हैं रेशियो के मेथड से। रेशियो मेथड को भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। अभी आप यहाँ पर देखो कि ए का टाइम दिया हुआ, ए का और बी का टाइम दिया हुआ, ठीक है। हम लोग पहले टाइम देख लेते, ए और बी का टाइम दिया हुआ। तो ए का टाइम दिया हुआ 30 दिन में और बी का टाइम दिया हुआ 20 दिन में, ठीक है। तो आपको पता है कि इफिशियंसी क्या होता है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 30 और 20 का अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप देखोगे तो 30 इस तरफ आएगा, 20 इस तरफ आ जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 का। बोलो होगा क्या? अरे 30 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/30, 20 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/20, तो 20 ऊपर आया और 30 उस तरफ चला गया, तो रेशियो क्या हो गया 2:3 हो गया। बोलो हुआ क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से क्या हो गया, 30 दिन में 2-2 ईंटा फेंकेगा, तो यहाँ से आप टोटल यूनिट वर्क निकाल सकते हैं, और टोटल यूनिट वर्क दोनों के लिए सेम ही होगा। 30 दिन में ये 2-2 ईंटा फेंकेगा, तो बोलो 60 ईंटा फेंक सकता है क्या? या आप बोल सकते हो क्या कि 30 दिन में बी, 20 दिन में अगर बी काम करता है 3-3 ईंटा फेंकता है, तो 20 तिया 60, तो टोटल यूनिट वर्क 30 दूनी 60 भी हो सकता है या 20 तिया 60 भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है कि दोनों का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी 3 है, तो दोनों का मिल करके एफिशिएंसी क्या हो जाएगा बोलोगे 5 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी अगर आप देखोगे तो ये टोटल मिल के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका अगर टाइम हम लोग निकालते हैं तो दोनों के एफिशिएंसी से टोटल यूनिट वर्क में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 60/5 करेंगे तो बताओ ये 12 दिन आएगा क्या? अरे ये क्लियर हो पा रहा है? अब हम लोग आते हैं सबसे लास्ट मेथड को समझते हैं, एलसीएम मेथड को, और हम लोग एलसीएम मेथड को ही ज़्यादातर लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कमांड इसका भी खूब इस्तेमाल होगा, फ्रैक्शन का भी हम लोग खूब इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज अगर सिंपल 10 से कटने वाला रहेगा, 20 से कटने वाला, 50 से कटने वाला, इस तरह का अगर परसेंटेज आपको देखने को मिल जाता है तो हम लोग परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग एलसीएम मेथड से ही बनाते हैं, इसको समझने का कोशिश करो। अब इसको समझो कि ये क्या होता है, एलसीएम मेथड क्या होता है। एलसीएम मेथड कुछ नहीं है, एलसीएम मेथड कुछ नहीं है, एलसीएम निकला किससे है, रेशियो से ही निकला है। किससे निकला है? रेशियो से ही। ध्यान से समझने का कोशिश करो। अभी देखो, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोग एक ऐसा वर्क मान ले, एक ऐसा यूनिट वर्क मान ले, क्योंकि वर्क के बारे में तो हमें पता नहीं है, ये घर बना रहा है, पहाड़ तोड़ रहा है कि क्या कर रहा है, वो तो हमें पता नहीं है। तो हम लोग एक जानबूझ करके एक ऐसा वर्क मान लेते हैं, एक ऐसा वर्क मान लेते हैं जो 30 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। यहाँ पर जानबूझ करके नहीं मान लेते, क्योंकि फ्रैक्शन में तो टोटल एक ही होता है, परसेंटेज में तो टोटल 100% होता है। बोले होता है क्या? अभी एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम मतलब 30 से भी कट जाए, अरे कटने वाला जो संख्या रहता है पूर्णांक संख्या, तो उसको आसानी से फिर हम लोग काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो 30 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए, तो 30 और 20 से कटने वाला जो सबसे पहला संख्या है वो है 60। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 30-20 से कटने वाला हजारों लाखों संख्या है, करोड़ों संख्या अनगिनत है, दोनों से मिलकर कटने वाला, ठीक है। लेकिन हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही इसलिए लेते हैं कि छोटा सा संख्या है। अब देखो 30 दिन में कोई 60 ईंटा फेंक देगा, और इसी तरह से बी 20 दिन में 60 ईंटा फेंक देगा। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या कि 30 दिन में अगर ये 60 ईंटा फेंक रहा है तो 30 दूनी 60 यानी 2 ईंटा पर डे फेंक रहा है, तो ये क्या निकल रहा है इसका एफिशिएंसी। और 20 दिन में ये 60 ईंटा फेंक रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3 20 तिया 60, तो 3 यूनिट पर डे। तो ये इफिशियंसी निकल गया 2 + 3, दोनों का मिल करके एफिशिएंसी हुआ 5, और यही वर्क कर रहा है। यही वर्क जब दोनों मिल के करेगा तो क्या टाइम नहीं निकलेगा। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूनिट वर्क।
ये जो 60 आया है एलसीएम आया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूनिट वर्क। जैसे टोटल यूनिट वर्क यहाँ पर 60 था, टोटल यूनिट वर्क यहाँ पर 100% था, टोटल यूनिट वर्क यहाँ पर क्या था, 1 था। ठीक है, तो इस एलसीएम वाले में क्या होता है, टोटल यूनिट वर्क एलसीएम हो जाएगा 60। अब टोटल यूनिट वर्क 60 आ चुका है और दोनों का एफिशिएंसी 5 आ चुका है, तो टाइम कैसे निकलेगा, 60 बटे क्या कर देंगे 5, और जैसे ही 60 बटे 5 किए तो आंसर आपका 2.5 से आ गया 12 दिन। अरे क्लियर हो रहा है भाई मेरे, आ रहा समझ में, ये सारा समझ में आया, सारा तरीका आपको समझ में आया। अब क्या है कि ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत इन सबों के अपेक्षा आसान सब है, लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ा सा ये आसान पड़ता है, तो इसको हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी मत सोचना है कि फ्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ईगो पे पड़ जाएगा, ये तो हम बचपन में पढ़े थे, अभी काहे पढ़े, ईगो पे पड़ जाएगा, बताओ बेइज्जती हो जाएगा। बेइज्जती कुछ नहीं होता है, जो काम जिस चीज़ से परफेक्ट हो उसी से करना चाहिए। फ्रैक्शन से परफेक्ट होगा तो फ्रैक्शन से परफेक्ट करेंगे, परसेंटेज से परफेक्ट होगा परसेंटेज से करेंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझो। बोला क्या कि एक आदमी 20 दिनों में काम को कर रहा है और एक आदमी 50 दिनों में काम को कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 20 से भी 100% कट रहा है, 50 से भी 100% कट रहा है, तो देखो 20 से कटेगा तो 5% इफिशियंसी, 50 से कटा तो 2% इफिशियंसी, तो 5% 2% मिलके हुआ 7%, 7% से डायरेक्ट 100% में डिवाइड कर देंगे तो 100/7 हो गया, 14.2/7% आंसर हो गया। बात आ रहा समझ में, तो क्या परसेंटेज का इस्तेमाल करना थोड़ी गलत है, नहीं। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में एकदम क्लियर आ चुका होगा। ठीक है, देखो कहीं पे अगर हम थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ जाते हैं तो आप उसको रोक करके भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि रोक करके आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी अब आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। ठीक है, देखो चूंकि आज हमारा पहला ही क्लास है, तो पहला क्लास में हम लोग एकदम बेसिक्स को समझेंगे। जब तक आपका बेसिक्स मजबूत नहीं होगा तब तक आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे एक बैच में इनरोल्ड है उनको तो पता ही है कि आप बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल चुका है, तो इसलिए, और जो अभी यूट्यूब पे फ़िलहाल इसको देख रहे हैं तो उसको भी मैं बता दूं कि ऐसा मत सोच के चलना कि सर तो एकदम बेकार पढ़ा रहे, एकदम नीचे से पढ़ा रहे, तो नीचे से वो जाओगे ना ऊपर, कि ऊपर से नीचे आओगे, ऐसा होता है। ऊपर से नीचे आओगे तो गिर जाओगे, बोलो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और नीचे से ही ऊपर जाता है। देखो ना, मर जाने के बाद लोग नीचे से ऊपर जाता है। कभी सुनो ऊपर से नीचे आया है, पहले नीचे से जाएगा ऊपर तब वो नीचे आ सकता है, समझे। चलो देखो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ ए, बी और सी एक काम को 12, 15, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर पूरा कितने समय में करेंगे। हम फ्रैक्शन से इसको बना सकते हैं, बोलो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। परसेंटेज से भी हम बना सकते हैं 12 से, लेकिन डिवाइड करना आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। 15 से डिवाइड करना थोड़ा सा टफ लगता है, पूर्णांक में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, 12, 15, 20 रेशियो से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा रेशियो से भी बनाने में। ठीक है, और तीसरा एलसीएम, एलसीएम से तो 100% इसको बना ही सकते हैं। समझो ध्यान से, दूसरे नंबर का क्वेश्चन को समझते हैं। तो ए कर रहा है 12 दिनों में किसी काम को, बी कर रहा है 15 दिनों में किसी काम को, और सी कर रहा है 20 दिनों में किसी काम को। 12, 15 और 20 दिन है। ठीक है, तो 12, 15 और 20 दिन है, तो 12, 15, 20 से एलसीएम एक ऐसा संख्या ले लो, एक ऐसा संख्या ले लो जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। ठीक है, अब एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम भी अलग अलग तरह से लिया जाता है, कुछ लोग को एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये एकदम बेसिक्स है। तो आपको मैं एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। 12, 15 और 20 में से बड़ा कौन है, बोलो, तो बोलोगे सर 20 बड़ा है। कौन बड़ा है, 20। तो 20 बड़ा है तो 20 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। अरे 20 का टेबल तो याद होगा ना, 20 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो और चेक कर लो पीछे से कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जहाँ पर मिल गया पीछे जो दोनों नंबर बचा हुआ, इस दोनों से अगर कट गया तो एलसीएम आपको मिल गया। देखो 20 इकाई 20, 12 से कटा, 15 से कटा, बोलोगे नहीं। 20 दूनी 40, 12 से कटा नहीं, 15 से कटा नहीं। 20 तिया 60, 12 से कटा, 12 पंचे 60 होता है, जी कट गया।
20 तिया 60, 15 से कटा, 15 चौका 60 होता है जी, कट गया, दोनों से कट गया। आप 20 से तो कर ही रहे थे अभी, तो दोनों से पीछे वाले दोनों से कट गया, तो एलसीएम हमको मिल गया, और यही एलसीएम हमारा क्या हो जाता है, टोटल यूनिट वर्क हो जाता है। तो 12 पंचे 60 ये इसका इफ़िशियंसी आ जाएगा, 15 चौके 60 इसका इफ़िशियंसी आ जाएगा, और 20 तिया 60 ये इसका इफ़िशियंसी आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, समझने का कोशिश करो। अब ये आपको पता चल चुका है तीनों मिल करके इस काम को कितने समय में करेंगे, तो तीनों का इफ़िशियंसी 5 4 9 3 12, तो टोटल इफ़िशियंसी अगर आप देखोगे तो 5 4 9 3 12, देखो इतना आप लिखने का एग्जाम में ज़रूरत नहीं, एग्जाम में तो नहीं लिखने का ज़रूरत है। तो टोटल यूनिट वर्क 12 है, इफ़िशियंसी टोटल यूनिट वर्क 60 है, इफ़िशियंसी आ गया 12 तीनों का मिलके, तो 60/12 करोगे, डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 5 दिन में। डायरेक्ट हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 12 पंचे 60 आंसर आ गया 5 दिन। चलिए क्लियर है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लो ध्यान से। उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को अप करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में, और सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। देखो है क्या कि टोटल यूनिट वर्क कांस्टेंट हो, अभी हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, तो ए किसी काम का को 2 घंटे में कर सकता है। तीसरा नंबर का ये क्वेश्चन है, ए किसी काम को 2 घंटे में कर सकता है। बी के बारे में क्या कहा जा रहा है, इसी काम का 3 गुना 8 घंटों में, तो भैया 3 गुना काम 3 काम करेगा 8 घंटा में, तो एक काम करने में यानी इसी वर्क को करने में उसको जो टाइम लगेगा वो तो 8/3 घंटा लगेगा ना, 8 घंटा मत लिख देना। ए किसी काम को 2 घंटे में कर सकता है और इसी का 3 गुना काम करने में बी को 8 घंटा लगता है, तो इसका 3 गुना, हमने क्या कहा, टोटल यूनिट वर्क क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये सब काम आएगा। तो हमने क्या किया, 3 गुना काम 8 घंटे में कर रहा है, तो 1 गुना काम 8/3 घंटे में करेगा, ठीक है। यानी टोटल यूनिट वर्क ए के लिए और बी के लिए बराबर हो गया, और सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा करते हैं। सी के लिए क्या दिया, उसी काम को, यानी सेम ही काम है, तो 2 8/3 और ये 8 आ चुका है, इसका एलसीएम ले लोगे। कभी भी एलसीएम लोगे और फ्रैक्शन में आ जाए, याद रखना हमेशा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हमेशा याद रखना, हमेशा एलसीएम अगर पूछेगा तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकाल लेना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेना है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकाल लेना है, ठीक है। अगर एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन पूछ दे आपसे तो क्या करना है, हमेशा अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बटे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। बात आ रहा समझ में। तो 2 8 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो, तो बोलोगे 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ चुका है, टोटल यूनिट वर्क आ चुका है, और इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में 3 है, इसके नीचे में 1 है, तो 1 3 1 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आ जाएगा। इसको लिखने का नीचे में कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब टोटल यूनिट वर्क 8 आ चुका है और 2 घंटे में ये 8 वर्क कर सकता है, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा बोलो, तो बोलोगे 4 हो जाएगा। और 8/3 से अगर 8 में डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, तो बोलोगे 3 आ जाएगा। और 8 से 8 में डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, तो बोलोगे 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा, तो काम कितने समय में पूरा होगा अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करें। तो टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा देख लो ध्यान से, तो 4 3 7 1 8, तो टोटल इफिशियंसी 8 हो गया। टोटल यूनिट वर्क 8 दिया हुआ, तो 8/8 कर देंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 घंटा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपका एकदम क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, चौथे नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। आ रहा समझ में भाई मेरे। देखो बेहतरीन कंटेंट साथ साथ ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट। आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको लगेगा एकदम क्लास में ही पढ़ रहे हो। जैसे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आप सबों से मैं बात करूँगा और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उन सभी प्रॉब्लम्स को, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उन सभी प्रॉब्लम को मैं लूँगा, ठीक है। और एक दिन हमारा डाउट सेशन रहेगा,
ठीक है, वो 1 घंटे का हो चाहे 2 घंटे का हो चाहे कितना भी घंटे का हो, वो एक दिन हमारा डाउट सेशन रहेगा उसी चैप्टर से रिलेटेड, और उसको हम लोग कंप्लीट डाउट को क्लियर कर देंगे, फिर ही नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लो ध्यान से। ए किसी काम को करने में 20 दिन, बी 5 दिन लेता है, सी का कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या बोला क्वेश्चन का जरा, ए किसी काम को 20 दिनों में कर देते हैं, ठीक है, और बी उसी काम को 5 दिनों में कर देते हैं, लेकिन सी के बारे में बात कर रहा है, सी को उतना ही समय लगता है जितना ए और बी दोनों को मिल के लगता है। तो सी का समय तो पता ही नहीं है, बोलो पता है क्या? तो सी का समय नहीं पता, ए 20 दिनों में करता है, बी 5 दिनों में करता है। सी का समय बोल रहा है कि सी का समय उतना ही है जितना ए और बी मिल करके उस काम को कर सकता है। तो पहले तो सी का समय निकालना पड़ेगा और फिर बाद में हमें निकालना पड़ेगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं। तो 20 और 5 का ही आप एलसीएम ले लो, तो 20 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? टोटल यूनिट वर्क आपका आ गया 20। बोलो आ गया क्या? 20 से डिवाइड करोगे 20 में तो ए का एफिशिएंसी 1 आ गया, बी से अगर डिवाइड करो 5 से डिवाइड करोगे तो बी का एफिशिएंसी क्या आ गया? 4 आ गया। बोलो आया क्या? अब यहाँ पर देखो ए और बी को कितना टाइम लगेगा, तो 4 1 5 के एफिशिएंसी से 20 यूनिट वर्क करेगा, तो 4 1 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो 4 दिन लगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सी कितने दिन में टोटल वर्क को कंप्लीट कर देता है? 4 दिनों में। लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं था कि सी कितने दिनों में करता है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि तीनों मिल करके कितने दिनों में खत्म करता है। तो अब 4 दिन में 20 काम करेगा तो सी का एफिशिएंसी मालूम चल गया 5 का, तो 4 पंचे 20। क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या? तीनों मिल करके उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो तीनों का एफिशिएंसी 4 1 5, 5 5 10। बोलो आ गया क्या? और टोटल यूनिट वर्क क्या दिया हुआ? 20। डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 दिन। खत्म। अरे आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये आया समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर का क्वेश्चन देखो। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, चलो देखो, छोड़कर जाने वाला, शुरू से छोड़कर जाने वाला और अंतिम से छोड़कर जाने वाला, इस तरह का क्वेश्चन आपसे खूब पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है। ठीक है, तो आपको टेंशन एकदम नहीं लेना है, सारा चीज़ क्लियर मैं आपको कर दूंगा। ए किसी काम को, देखो ध्यान से समझने का कोशिश करना, ध्यान से। ठीक है, ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाए तो काम कितने समय में पूरा हुआ? सोचो थोड़ा। ठीक है, नहीं तो पहले हम इसको सिंपल तरीके से बनाते हैं, फिर हम लोग फ्रैक्शन से भी इसका सॉल्व करेंगे। क्लियर इसको समझना है। देखो है क्या कि अभी हम लोग यहाँ पर एकदम क्लियर करना चाहते हैं बेसिक्स को, तो जब हमारा बेसिक्स क्लियर रहेगा तो फिर हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो टेंशन एकदम नहीं लेना है कि हम लोग एकदम नीचे से ही चल रहे हैं। ठीक है, सबको समझना है। तो 10 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है। हम लोग यहाँ पर एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं और टोटल यूनिट वर्क क्या ले लेते हैं? 10 12 का एलसीएम 60 ले लेते हैं। तो टोटल यूनिट वर्क हमारा क्या आ चुका है? टोटल यूनिट वर्क हमारा 60 आ चुका है। तो 10 दिनों में ये 60 वर्क करेगा तो एक दिनों में ये कितना वर्क करेगा? बोलो 6, और ये हो जाता 12 पंचे 60, तो बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 5। बोलो आएगा क्या? अब ध्यान से सोचो कि शुरू के 3 दिन ए और बी दोनों मिल करके वर्क किया। बोलो किया क्या? और रेस्ट उसके बाद जितना भी वर्क बचा उसमें बी अकेला वर्क किया, तभी जाकर के टोटल यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका 60। बोलो हो चुका क्या? तो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 6 5 मिलके 11, और 3 दिन तक काम किया तो 11 तिया 33 यूनिट वर्क कब तक हो गया? 3 दिन में कंप्लीट हो गया। अब जब 3 दिन में 33 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका था और टोटल यूनिट वर्क काम कितना करना था? 60। तो 60 में से अगर हम लोग 33 को माइनस कर देते हैं तो रेस्ट वर्क कितना बच जाएगा? रेस्ट यूनिट वर्क आपका क्या हो जाएगा? 60 में से 33 को आप माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 27। बोलो आएगा क्या? ठीक है, अब बी का एफिशिएंसी क्या दिया हुआ? 5, तो 27/5 रेस्ट डे हो जाएगा। 27/5, अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 पूर्णांक 2/5 दिन।
ठीक है। और यहाँ से अब क्या हो गया कि टोटल जो हमारा टाइम आ गया, टोटल टाइम शुरू में 3 दिन और उसके जस्ट बाद फिर 5.2/5 दिन। 5.2/5 दिन को अगर हम लोग 3 दिन में ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 8.2/5 दिन। बोला आएगा क्या? क्लियर है? दूसरा तरीका समझते हैं हम लोग। दूसरा तरीका समझते हैं। सोचो थोड़ा कि ए तो सिर्फ अपना काम किया होगा। बोलो किया होगा क्या? अगर हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाए तो ए अपना काम किया होगा और बी अपना काम किया होगा। तो ए चूंकि 3 दिन बाद छोड़ करके जा रहा है तो ए जितना भी काम कर रहा है, अगर आप ए को निकाल दो तो सारा जो बचा हुआ वर्क है वो कौन करेगा? बी। शुरू में भी बी था और अंतिम में भी बी था। तो आप इसको ऐसे समझ के चल सकते हैं कि बी ने जितने दिन तक काम किया, बी ने जितने दिन तक काम किया, काम भी उतना दिन ही चला। बोलो तो आप करोगे क्या? यहाँ पर टोटल यूनिट वर्क क्या दिया हुआ आपका? 60। और 60 में से ए के 3 दिन का काम आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो शुरू से जो जा रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं शुरू से। अभी हम लोग कुछ ऐसा भी क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अंत से 2 दिन पहले चला गया। ठीक है, तो सारे चीज़ों को समझेंगे धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना। तो ए का 3 दिन का काम, तो 6 तिया मिलके क्या हो जाता है? 18। 6 गुना 3 मिलके 18। तो बचा हुआ वर्क कितना हो गया? 42। बोलो हुआ क्या? और इस 42 को करने में किसका हाथ है? तो बोलोगे बी का हाथ है। और बी का एफिशिएंसी क्या दिया हुआ? तो बोलोगे 5 दिया हुआ। आपको पता है कि बी अपना ही वर्क किया होगा। शुरू में भी बी था और अंत में भी बी था। तो शुरू से अंत तक बी था। तो 42 यूनिट वर्क 5-5 के एफिशिएंसी से अगर किया होगा तो टोटल जो टाइम लगा होगा वो क्या लगा होगा? 42/5। तो हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं? 8.2/5 दिन। ये हमारा क्या हो गया? टोटल डे आ गया। देखो 8.2/5 दिन। तो बहुत ज़्यादा इतना करने का ज़रूरत नहीं रहा, लेकिन ये भी आपको समझना है और ये भी आपको समझना है। बेसिक्स भी समझना है और शॉर्टकट भी समझना है। तो बिना शॉर्टकट के सिर्फ बेसिक्स को भी नहीं लेके चल सकते हैं और सिर्फ बेसिक्स को छोड़ करके शॉर्टकट को भी नहीं लेके चल सकते। दोनों को समझना है। जब दोनों को आप समझोगे तभी आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुआ क्या? ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन में लेके जाए, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लेके जाए तो सोचो टोटल यूनिट वर्क हम लोग नेक्स्ट एक और रूल से पढ़ लेते फ्रैक्शन से। देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन में लेके जाए तो हमको पता है कि ये 10 दिनों में काम को कर रहा है। तो 3 दिन में आपको पता है कि एक दिन में 1/10 करेगा, तो 3 दिन में 1 कर देगा 3/10 काम। टोटल यूनिट वर्क हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 1 में से 3/10 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 7/10। बोलो आएगा क्या? और 7/10 को करेगा किस इफिशियंसी से ये काम? तो 1/12 के इफिशियंसी से काम करेगा। बोलो करेगा क्या? तो 7/10 काम बचा हुआ है और 7/10 काम को किस इफिशियंसी से करेगा? ये 1/12 से। तो 7/10 में अगर 1/12 से हम लोग डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारा। देखो 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 सते 84, 84/10। 84/10 को हम लोग 8.4 डेज लिख सकते हैं और 8.4 डेज ही तो हुआ ना। ये देख लो 8.2/5 दिन। तो ऐसा नहीं है कि ये फ्रैक्शन देखो बहुत आसान है। यहाँ फ्रैक्शन से भी तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या कहा मैंने? एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करके समझाता हूँ, ध्यान से समझना। हमने क्या कहा कि 1/10 काम एक दिन में करेगा ए, तो 3 दिन में 3/10 काम करेगा। तो एक काम में से टोटल यूनिट वर्क हमेशा 1 मानते हैं, तो 1 में से अगर 3/10 को माइनस करेंगे तो 7/10 होगा। बोलो होगा क्या? और 7/10 किस इफिशियंसी से करेगा? 1/12 की इफिशियंसी से। तो 7/10 क्योंकि 1/12 किसका है? बी का। शुरू से लेके अंत तक काम कर रहा है बी। तो 7/10/1/12 करेंगे तो आंसर हमारा 84/10 आएगा, यानी 8.4 डेज। और 8.4 डेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 8.2/5 दिन। एकदम क्लियर हो पा रहा है क्या? चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं? आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मात्र 6ठा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 6ठा नंबर का क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपका समय भी मिला जुला करके ठीक ही ठाक हो गया और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलो 6ठा नंबर का इसलिए क्वेश्चन ले रहे हैं कि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन अभी बहुत सारा अभी आपको और भी बनाना है। ठीक है, अब हम लोग ये जो अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला है, नेक्स्ट सेशन में आपको इसी चीज़ का हाई लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। इस बार डायरेक्ट पहले हम लोग शॉर्टकट देख लेते हैं। तो 10 दिन में काम पूरा करता है और 15 दिनों में काम पूरा करता है। तो 10 और 15 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा बोलो? तो बोलोगे 30 हो जाएगा एलसीएम। 10-15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30। देखो दोनों का निकल चुका है। हमने क्या क्या हमने कहा था क्या, जो शुरू से छोड़ के जा रहा है उसको पहले माइनस कर दो। तो ए 2 दिन बाद छोड़ करके चला गया, तो टोटल यूनिट वर्क आपका 30 है। तो ए के 2 दिन का काम, ये ए है और ये क्या है? बी है। तो ए के 2 दिन का काम क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए के 2 दिन का काम, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 24। अब इस 24 को करने में किसका हाथ है? तो बोलोगे बी का हाथ है, और बी का एफिशिएंसी क्या दिया हुआ? 2। तो 2 से 24 में डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा क्या आ चुका होगा? 12 दिन। क्लियर हो पा रहा है क्या? चलो, तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में ही देख लेते हैं आज, और आप दूसरे तरीका से थोड़ा सा इसको लॉन्ग में भी बनाने का कोशिश करें। पीडीएफ आपके पास उपलब्ध पहले से ही है, ठीक है। कल चलते हैं और कल मिलेंगे हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन से, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। जो आपके पीडीएफ है वो तो है ही, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक। क्लियर? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा और इसमें बहुत कुछ आप सीखे होंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम में, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।